नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ा बयान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है, पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, उसके बाद ही निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को अदालत ने निरस्त कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरह से झटका देते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए जारी ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने निकाय में जो प्रशासक नियुक्ति का जो शासनादेश था उसको भी निरस्त कर दिया था। यह कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराया जाए, यह कहना था कोर्ट का। लेकिन अब इस पर एक बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है, पहले होगा ओबीसी आरक्षण और उसके बाद कराए जाएंगे चुनाव। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी सरकार। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था? शहरी विकास विभाग का जो है उसको जो अधिसूचना जो जारी की गई थी चुनाव के लिए, उसे निरस्त किया जाता है। अधिसूचना रद्द हो जाने से जो सीटों को लेकर बदलाव सामने आया था कि ये सीटें फला सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है, वो निरस्त हो गया था वापस। इसके अलावा सरकार की तरफ से 12 दिसंबर 2022 को जो शासनादेश जारी किया गया था कि जहां जहां निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया है वहां कार्यपालक अधिकारी और वरिष्ठतम अधिकारी के माध्यम से याचिकाएं के खाते खुलेंगे, लेकिन उसे भी निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। केशव जी, आज हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होने हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे जो सरकार के अधिवक्तागण हैं वह माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की प्रति के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक करने के बाद पूरे आदेश का विस्तृत अध्ययन करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। सर, लेकिन आपकी ही सहयोगी दल है, अपना दल, वो ये कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव। जो माननीय न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें सरकार के लिए ये ऑप्शन है जिसके कारण से चुनाव कराने पर रोक लगाई गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोक करके उसे निरस्त करके चुनाव कराने की बात कही गई है। उसी में ये भी कहा गया है कि सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद भी चुनाव करा सकती है। तो तीनों विकल्प जो मुझे प्रथम दृष्टया ध्यान में आए, फिर भी हम विधि विशेषज्ञों से सलाह करके, परामर्श करके और इस पे जो भी निर्णय होगा वह निर्णय होने के बाद आपको अवगत कराएंगे।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह ट्वीट कर कहा है कि एक आयोग का गठन करने की आवश्यकता पड़े तो वो भी करेंगे, आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, फिर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ कहा है कि अगर चूक हुई तो देखा जाएगा, कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। निकाय चुनाव में हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण ओबीसी को रद्द कर दिया गया। बात करने के लिए डिप्टी सी ब्रजेश पाठक जी हैं। जो आदेश आया है आपने देखा होगा, माननीय न्यायालय का निर्णय के बारे में जानकारी मिली है। हम निर्णय की प्रति आते उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। नहीं, जो ऐसे सरकार की तरफ से लिस्ट जारी दी गई थी उन्होंने भी रिसीव करी थी, पर अब आखिरकार आरक्षण रद्द थी। आपको लगता नहीं कि वो नाराज? अभी हमने पूरी तरह से देखा नहीं है। न्यायालय का निर्णय आ जाएगा तो उसका परीक्षण करेंगे। हमारे जो विधि विभाग के लोग हैं, हमारी पार्टी के जो काम देखते हैं, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमीशन भी बनाने के लिए कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे चर्चा। हमारी न्यायालय ने जो कहा है उसकी हम समीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि जनवरी में अगर चुनाव होगा बीजेपी तैयार? हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने बताया है कि किस तरह से पार्टी तैयार है, कभी भी चुनाव हो जाए। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। सरकार देखो पहले से तैयार थी, सरकार चुनाव के लिए तैयार थी। जिस भी परिस्थिति में है सरकार तैयार है, सबको लड़ने का अधिकार है। और सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है, सारे समाज के लोग लड़ते हैं। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार संगठन हमारे दोनों चुनाव के लिए तैयार है। तो जहां अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उचित तरीके से, सही तरीके से यह केस अदालत में नहीं लड़ा, वहीं पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित करेगी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार के आदेश को निरस्त किया जाता है और चुनाव कराए जाए, समय सीमा की बात, क्या जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि निकाय निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठन किया जाएगा और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही ये चुनाव होंगे, समय रहते ये संभव है? को लेकर आगे काम करेगी। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर मामला सही नहीं हुए तो वो डिस्कशन करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। यानी कि वो उन्होंने ओबीसी यहाँ यूपी के उनको एक मैसेज भी दिया है कि सरकार ओबीसी के साथ खड़ी, और केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, सभी की तरफ से यही बयान आए हैं कि सरकार ओबीसी। जी समर्थ, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। अब बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान और उस पर सियासी संग्राम की। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम से कर दी। हालांकि अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं ऐसा। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के बयान बहादुरों ने अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का एजेंट बताने के बाद ट्वीट डिलीट किया, तो अब सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना राम से और कांग्रेस की तुलना भरत से कर दी है। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे।
ये वही सलमान खुर्शीद हैं जिन्होंने एक रैली के दौरान बयान देकर कांग्रेस को आज तक मुसीबतों में डाल रखा है। खुर्शीद ये कह गए थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंसू फूट पड़े थे। इस बार सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और उनका खड़ाऊ लेकर चलने वाले भरत की तुलना कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की, तो बीजेपी ने इसे राम और राम भक्तों का अपमान करार दे दिया। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं। तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। दुखद है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में इस प्रकार का कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि या तो वो अतिशयोक्त में कहे गए हैं और या वो भावावेश में इस बात को कहे हैं। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण के विरुद्ध काम किया है। मैं कह सकता हूं ये दुखद है। दरअसल खुर्शीद मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवाल ये उठा कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा इतने कम समय के लिए क्यों आ रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी। गाजियाबाद के लोनी के रास्ते ये उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। उसके बाद बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के लिए कूच करेगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। यूपी में यात्रा सिर्फ 3 दिनों तक ही क्यों? इसी का जवाब सलमान खुर्शीद ने इस तरीके से दिया। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं। तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने मोर्चा संभाल लिया। वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाऊ की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाऊ की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। और खुर्शीद को यही कहना चाहिए कि हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो अल्लाह खुदा है, वह स्वयं वर्तमान समय में राहुल गांधी है, और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो हमारी पार्टी जो कांग्रेस है वो है। सलमान खुर्शीद ने पहले राहुल गांधी की तुलना एक योगी और तपस्वी से की थी। इसके लिए उन्होंने इतने ठंड में राहुल गांधी को सिर्फ एक टी-शर्ट में रहने की दलील दी थी। इस पर बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का ये बयान सुनिए। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? इनको भी उनकी तरह कपड़े नहीं उतार के घूमना चाहिए। दुष्यंत गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को ये नसीहत भी दे डाली। ये तो वही बताइए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए। वो प्रसाद कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है? अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए। इतने सारे कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करते हैं वो? साफ है कि सलमान खुर्शीद के राम वाले बयान पर यहाँ सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं बयानबाजी में लक्ष्मण रेखा भी लांघी जा रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि राम सेतु के स्पष्ट सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी, और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, कहां उन्होंने भालुओं और
बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, उनको अवतार मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। बाहर तो भगवान राम का नाम लेते हैं और सदन के अंदर कहते हैं राम सेतु नहीं था। राम सेतु नहीं था, उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मतलब भगवान राम लंका नहीं गए। और अगर लंका नहीं गए तो उन्होंने तो पूरी रामायणी चौपट कर दी। अरे माफी मांगो भाजपा वालों, अपने मंत्री को पहले निकालो, बाहर करो, माफी मांगो, फिर बात करो। और अपने बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से नहीं की। भगवान से किसी की तुलना हो भी नहीं सकती, बस वो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा सलमान खुर्शीद का कहना है। सर, क्या वो बयान था और आपके बारे में कहा जा रहा है कि तुलना की गई है राम से राहुल की? मैं कौन होता हूं तुलना करने वाला? मुझे कोई व्यक्ति लगता है कि वो भगवान के मार्ग पे चल रहा है, भगवान के दिखाए इशारों पे चलता है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा तो क्या कहूंगा? कोई इंसान अगर बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसकी तारीफ कैसे की जाती है? भगवान समान हो गया है, यही कहा जाता है ना। भगवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम लोग सब कर सकते हैं। और अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं कि वो भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो भगवान का इतिहास है वो हमको फिर देखने को मिल रहा है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? वो ये चाहते हैं कि हम भगवान का नाम नहीं लें। और अगर एक अच्छा इंसान है तो उसके लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल करें? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई अच्छा इंसान नहीं देखा तो मैं क्या करूं? ये तो उनका मसला है। नहीं तो बयान आपने राम से तुलना की है क्या? तुलना कहाँ होती है? मैंने आपको कहा, आप हिंदी जानते हैं, आप जानते हैं रूपांतर क्या होता है, आप जानते हैं रूपक क्या होता है, आप जानते हैं अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं वो क्या होता है। तुलना कहाँ होती है? भगवान से तुलना कैसे हो सकती है? कोरोना ने भारत में एक बार फिर एंट्री कर ली है। विदेशों से आने वाले कई संक्रमित मामले सामने आए हैं। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मरीजों के आंकड़े अब बढ़ने लगे हैं। दिल्ली से लेकर गया तक और कोलकाता से लेकर जयपुर तक नए केसों से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना फिर से डराने लगा। फिर से सावधानी का सिग्नल देने लगा। कोरोना ने एक बार फिर एयरपोर्ट के रास्ते एंट्री मारी। एयरपोर्ट पर टेस्ट शुरू हुआ तो कोरोना के मामले भी आने लगे। अकेले गया एयरपोर्ट पर 11 पॉजिटिव निकले। ये सभी विदेशी हैं। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 नए केस आए। एक केस चीन का भी आया जो फिलहाल आगरा में है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 मामले, जयपुर में भी 3 संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा डरा रहा है चीन से लौटे शख्स का संक्रमित होना। 40 साल का शख्स 1 महीने रहकर 22 दिसंबर को बीजिंग से दिल्ली आया और 23 को आगरा पहुंचा। उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। खैरियत यह है कि उसमें कोई भी लक्षण नहीं है, उसके हालात सामान्य हैं। अब उसे आगरा में घर में ही आइसोलेट किया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चीन से आगरा लौटे शख्स का सैंपल लखनऊ भेजा गया है। केजीएमयू में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। इसके बाद साफ होगा कि उसे कोरोना के किस वेरिएंट ने संक्रमित किया। अब हर उस शख्स की टेस्टिंग हो रही है जो उसके संपर्क में आया। उसके परिवार के साथ साथ वो लोग भी हैं जो दिल्ली से आगरा की यात्रा में उसके संपर्क में आए। जीनोम सीक्वेंसिंग जो नेशनल हमारी रिसेंट गाइडलाइंस आई है इन व्यू ऑफ BF7 या BA 5.1.2.7 करके, तो अब सीक्वेंसिंग अब एज पर द नेशनल गाइडलाइंस हर पॉजिटिव सैंपल्स की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी इस समय बहुत कम है हमारी कंट्री में। तो यह है कि हम हर सैंपल को सीक्वेंस करें, हर पॉजिटिव सैंपल के हम 50 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस आउट करें, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें।
चीन से लौटे शख्स के संपर्क में आए 27 लोगों का टेस्ट किया गया। फिलहाल किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं। आगरा में कोविड केस के बाद ताजमहल देखने आने वाले विदेशी सैलानियों की टेस्टिंग शुरू हो गई। आगरा प्रशासन ने देसी सैलानियों से मास्क लगाने की अपील की है, लेकिन इसका अब तक कोई असर नहीं दिख रहा। विदेशों से आने वाले करीब आधे फीसदी लोग रोज संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल आंकड़े डराने वाले नहीं हैं, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। बोधगया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हो गई। 24 दिसंबर को आए संक्रमित विदेशी सैलानियों में 1 इंग्लैंड, 10 म्यांमार और बैंकॉक के हैं। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। वो एयरपोर्ट पर जो रेंडम जांच हो रहा है उसी में आरटीपीसीआर में पॉजिटिव मिले हैं। वे सभी के कोई लक्षण नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं और सभी ठीक हैं। ऐसा कोई स्थिति एकदम ठीक है। ये म्यांमार के हैं और बैंकॉक के हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर केस आने से दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में है। अब दिल्ली में टेस्ट बढ़ा दिए गए। सोमवार को दिल्ली में 1800 टेस्ट किए गए, जिसमें 7 नए मामले सामने आए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, आगरा से अरविंद शर्मा, गया से पंकज कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी पार्टी भी रखी गई। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। सलमान खान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए शाहरुख खान भी पहुंचे और उन्होंने गले मिलकर सलमान खान को बधाई दी। बॉलीवुड के दबंग के साथ बॉलीवुड का बादशाह। ये तस्वीर खास है। मौका सलमान खान की जन्मदिन पार्टी का। रात के करीब 3 बजे सलमान को जन्मदिन की बधाई देने पहुंच गए शाहरुख खान। शाहरुख पहुंचे तो सलमान ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ देर 2 भाई की तरह दोनों गले से लगे रहे। फिर शाहरुख का हाथ पकड़कर सलमान उन्हें मीडिया के कैमरे के बीच लाए। दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई और फिर गले लगाकर सलमान ने शाहरुख को विदाई दी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सलमान ने खुद शाहरुख को न्योता दिया था। बॉलीवुड के भाईजान के नाम से मशहूर सलमान 57 साल के हो गए हैं। यूं तो सलमान अपना जन्मदिन पनवेल के फार्म हाउस में मनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बहन के घर जन्मदिन का जश्न मनाया। सलमान को बधाई देने के लिए बॉलीवुड के सितारों का देर रात से ही आना शुरू हो गया था। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ पहुंचे, भाई अरबाज खान पहुंचे तो एक्टर सुनील शेट्टी और कार्तिक आर्यन भी। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, तब्बू, पूजा हेगड़े और गर्लफ्रेंड कही जाने वाली लूलिया वेंतूर भी सलमान की पार्टी का आकर्षण थी। सलमान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में से हैं। इस मौके पर उनके घर के बाहर भी बड़ी तादाद में फैंस का जमावड़ा लगा रहा। निराली कानाबर के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक।